हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन ड्रामा की सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 30, जो कि इस सीज़न की लास्ट एपिसोड है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कुछ टाइम बीत चुका है और फंकी कंपनी ने एक और न्यू परफ्यूम लॉन्च किया है जिसका नाम है फॉरएवर 7 और आज उसका रिलीज़ और इंटरव्यू डेट था। तो वहाँ पे फंग को सवाल पूछा जाता है और फंग इस परफ्यूम के बारे में बोलता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी शियाओ, हम दोनों ने सोचा था मिलके कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, परंतु ऐसा तो नहीं हो पाया। परंतु उसने मेरे लिए एक रिंग बनाया था और जिससे इंस्पायर होकर ही मैंने उसी को डेडिकेट करके ये परफ्यूम बनाया है और इस परफ्यूम का नाम भी रखा है फॉरएवर 7 और मैं उसी के लिए हमेशा सिंगल भी रहूँगा। और ये इंटरव्यू फंगली और शियाओ भी देखते हैं। तो शियाओ फंगली से पूछते हैं कि अगर मुझे कभी कोई स्पेसशिप लेने के लिए आया और मुझे जाना पड़ा तो फिर तुम क्या करोगे। तो फंगली बोलता है कि मैं तो अपने भाई फंग से भी ज़्यादा लॉयल हूँ, तुम जब उस स्पेसशिप में एंटर करोगे ना तभी मैं मर जाऊँगा। तो शियाओ बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें अच्छी तरीके से खुश होकर जीना पड़ेगा। फिर फंगली शियाबू को लेके आर्ट एग्जीबिशन के लिए स्टेज में चले जाते हैं और इधर सिस्टर चाय को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर जिंग से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और डॉक्टर जिंग अपनी स्टडी की वजह से यूके में गए हुए थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, तो बात करने के लिए भी उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। तो यहाँ पे सिस्टर चाय तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वो बोलती है कि लड़कियों को खुद के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि प्यार और लड़के दोनों ही रिलायबल नहीं है। और तभी एक जगह पे इंटरव्यू आती है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहीं पे वो सभी रजिस्टर कर लेती है। फिर इधर दिखाते हैं कि मिस्टर हान फंग से आके बोलता है कि आपका इंटरव्यू तो सक्सेसफुल रहा, आपने शियाओ की और आपके बारे में इंटरव्यू में बताया और इस लव स्टोरी से इंस्पायर होकर लोग और भी ज़्यादा इसको खरीद रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि मैंने आप दोनों की लव स्टोरी के ऊपर एक नॉवल भी लिखा था और मैं हमेशा से एक लव नॉवेलिस्ट बनना चाहता था, इस वजह से अब मुझे लगता है मुझे यही काम करना चाहिए, तो मुझे अब इस कंपनी को रिज़ाइन करना चाहिए। और मैं आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए मेरी कज़न को असिस्टेंट के नाम पर रजिस्टर करवा दिया है, वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है, इंटेलिजेंट है और आपको काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सब बोलते बोलते वो इमोशनल हो रहा था। तो फंग उसके सामने हाथ बढ़ाता है अपना, तो हन को लगता है कि वो उससे फ़ोन मांग रहा है तो वो उसको फ़ोन दे देता है, परंतु फंग ने तो उसको गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया था। फिर वो उसको गले लगाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे नोवेल ना बिके तो फिर तुम वापस से आ जाना यहाँ पे। और इधर फंगली की आर्ट एग्जीबिशन में मॉम डैड भी आए होते हैं उसकी पेंटिंग देखने के लिए, मतलब कि अब आंटी के दिमाग से फंगली को बिजनेसमैन बनाने का भूत उतर चुका है, परंतु यहाँ पे वो अपने बेटे के बनाए हुए पेंटिंग से ज़्यादा उसकी प्राइस देखने में लगी हुई होती है। और इधर शियाओ एक पेंटिंग को देखते हुए फंगली से बोलते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि जियांगशी और शियाओ के साथ क्या हुआ होगा, क्या चिप से उन दोनों को पनिशमेंट मिला होगा। और तभी वहाँ पे जियांगशी को दिखाया जाता है जो कि अब केपटाउन प्लेनेट की नेक्स्ट चिप बन चुका है और उसने कुछ न्यू रूल्स बनाए हैं जो कि अब वो लोग भी फ्रीली किसी से भी प्यार कर सकते हैं और शादी में भी अब जेनेटिक मैच से ज़्यादा प्यार को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा और साथ ही साथ सारे रोबोट्स को भी एक एक ह्यूमन बॉडी दिया जाएगा। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो लड़की और कोई नहीं कैंडी होती है और वो अपने हाथों से एक कैंडी जियांगशी को देती है और जियांगशी जब उसको अपने हाथों से लेता है तो उसके हाथों की टच से उसकी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे कि शियाबू के साथ होता था। और इधर स्टेप मदर फंग को बार बार ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कॉल करती रहती थी, इस वजह से फंग ने तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। और फिर वो सीधे घर आ जाता है और खाना बनाने लगता है। वहाँ पे फंगली भी आता है और वो उसको समझाने लगता है कि देखो मुझे पता है आप अभी भी शियाओ से प्यार करते हो, परंतु मॉम आपके लिए चिंता करती है, इस वजह से वो नहीं चाहती है कि आप पूरी ज़िंदगी अकेले रहो, इस वजह से ब्लाइंड डेट के लिए चले जाओ और अगर आप नहीं जाओगे ना तो फिर मैं आज पूरी रात यहीं पे रहूँगा। और फिर वो शियाओ वाली रूम में रहने जाती है तो फंग उसको निकाल देता है और बोलता है कि तुम इस रूम में नहीं रहोगे क्योंकि ये शियाओ की है। फिर अगले दिन ऑफिस के मीटिंग में कुछ परफ्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था सिवाय एक के, जिसका नाम था रियूनियन। तो फिर बाकी सारे लोग बोलने लगते हैं कि इस परफ्यूम को जिसने बनाया है वो लड़की एक न्यू इंटर्न है और उसकी नोज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ही अच्छी परफ्यूम बनाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बातें कर रही थी अपनी इंटरव्यू में कि उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है अर्थ को लेके। और ये सब कुछ सुन के फंग बोलता है कि उस लड़की का नाम क्या है, परंतु वो न्यू इंटर्न होती है तो उसका नाम किसी को भी याद नहीं होता है। फिर वो उसका पता पूछती है कि वो कहाँ पे बैठती है, फिर वो वहाँ से भाग कर चला जाता है और फिर वहाँ पे भी उसको नहीं वो देख पाता है। तो फिर वो सामने बैठी लड़की को पूछता है तो वो लड़की बोलती है कि आज तो वो छुट्टी पे
क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पे गई हुई है। फिर वो भागते हुए उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पे उसकी स्टेप मदर ने उसके लिए ब्लाइंड डेट डिसाइड किया था। और तभी उसके स्टेप मदर की कॉल आती है जो बोलती है कि तुम अभी तक वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे, 2 घंटे से वो लड़की तुम्हारी वेट कर रही है। फिर फंग वहाँ पे पहुँच जाता है और श्याओ श्याओ करके चिल्लाने लगता है, परंतु श्याओ तब तक वहाँ से चली गई होती है। और फिर वो अपनी कार से वापस जाने लगता है और तभी वो देखता है कि टाइम रुक चुका है और इसके कार के सामने एक लड़की आ गई है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि श्याओ ही थी। फिर श्याओ बोलती है कि मुझे अंकल और आंटी ने मदद किया, इसी वजह से मैं ये सब कर पाई और इतनी अच्छी तरीके से रेडी भी हो पाई। और मैं ये बात तुम्हें बहुत जल्दी बताने भी वाली थी कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, परंतु थोड़ा लेट हो गया है। पर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने पिछली बार मुझे झूठ बोला था। फिर फंग बिना कुछ बोले उसको किस कर लेता है और फिर उन दोनों की फ़ोटो लेके उसके स्टेप मॉम को भी भेजता है। और फिर स्टेप मॉम भी खुश होकर अंकल को दिखाते हैं और वो दोनों बोलने लगते हैं कि कब से इसी दिन का तो इंतज़ार था। और इधर घर में फंग के लिए चिंता करता है और जब फंग आता है तो फंगली बोलने लगता है कि तुम ब्लाइंड डेट पे गए भी या फिर नहीं, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, एक कॉल तो उठा लेते। और फिर फंग बोलता है कि मुझे अभी श्याओ के लिए खाना बनाना है। तो फंगली बोलता है कि भाई देखो, मुझे पता है आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे पता है वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा कि श्याओ यहाँ पे आ जाएगी। और पता है मुझे कि आप बहुत ही ज़्यादा उसको मिस कर रहे हो, परंतु आपको इस वजह से इल्यूशन होने लगा है यहाँ पे श्याओ नहीं है। और तभी श्याओ फंगली के सामने आ जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि भाई आपके साथ मुझे भी इल्यूशन होने लगा है, अब तो आपके साथ मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे श्याओ भी आती है और वो भी श्याओ को देख ले चिल्लाने लगती है कि फंगली मेरा सिस्टम डाउन हो गया है, मुझे यहाँ पे इल्यूशन हो रहा है, मुझे श्याओ दिख रही है। फिर वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। फिर 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे फंग और श्याओ की शादी होती है और वो लोग शादी के लिए रेडी हो ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियांगशी आ जाता है। जियांगशी को देख के ये लोग डर जाते हैं तो जियांगशी बोलता है कि तुम लोग घबराओ मत, मैं यहाँ पे श्याओ को लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे बस अर्थ पे आया था हमारे प्लेनेट के लिए फूड आइडियाज़ देखने के लिए। और तभी हमें पता चला कि यहाँ पे तुम दोनों की आज शादी है, तो फिर यहाँ पे शादी को अटेंड करने के लिए आ गया बस। और वो ये भी बोलते हैं कि मुझे पता चला कि अर्थ के लोग जब किसी की शादी में जाते हैं तो साथ में कैश लेके जाते हैं, तो इसलिए मैं भी केप टाउन की करेंसी वाले स्टोन्स लेके आया हूँ साथ में, वो देता है। और श्याओ वहाँ पे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो, तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे साथ यहाँ पे कैंडी भी आया है। फिर वो देखते हैं कि कैंडी तो यहाँ पे है ही नहीं और फिर वहाँ पे कैंडी को दिखाया जाता है जो कि चॉकलेट खाई जाती है। और वो वहाँ पे श्याओ और फंगली को देखता है तो हेलो बोलता है, परंतु इन दोनों को तो समझ में ही नहीं आता है कि ये लड़की कौन है, क्योंकि अब तो वो रोबोट नहीं रही, वो लड़की जैसी दिखती है। तो कैंडी बोलती है कि अरे भूल गए मुझे, मैं कैंडी हूँ, भूल गए तुम लोग मेरी बैरियर तोड़ा करते थे। और तभी इन लोगों को पता चला कि ये कैंडी है। तो बातों ही बातों में इन लोगों को ये भी पता चलता है कि ये यहाँ पे जियांगशी के साथ आया है और जियांगशी यहाँ पे आया है वेडिंग वाले दिन। ये जान के दोनों घबरा जाते हैं कि पता नहीं जियांगशी किस लिए आया होगा यहाँ पे। तो वो लोग भाग के वहाँ पे चले जाते हैं फंग को ढूंढने के लिए और श्याओ को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे कैंडी फिर से चॉकलेट खाने लग जाती है और तभी वहाँ पे मिस्टर हान आता है और कैंडी को देखते ही रह जाता है। पर कैंडी की नज़र तो सिर्फ चॉकलेट के ऊपर थी। पर तभी वहाँ पे जियांगशी आ जाता है और कैंडी को बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट खाती हो, तुम्हें अपना नाम ही चॉकलेट रख देना चाहिए कैंडी के बदले। और ये भी बोलता है कि वेडिंग शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। और यहाँ पे कैंडी को देख के मिस्टर हान अपना एक और नोवेल लिखना स्टार्ट कर देती है। फिर दिखा दे कि वेडिंग स्टार्ट हो जाता है, श्याओ चल के आती है और उन दोनों की शादी मिस चाय दे रही होती है। फिर वहाँ पे फंग श्याओ को रिंग पहनाते हैं और फिर श्याओ भी फंग को रिंग पहनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर रात को टाइम दिखाया जाता है कि जो लोग विश किया था इन दोनों ने, वही विश उन लोगों की कंप्लीट हो चुकी होती है और उन दोनों ने ही सेम विश किया होता है कि इन दोनों को एक साथ में रहना है। और तभी फंग श्याओ से बोलता है कि परंतु मेरा एक और विश है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ आसमान में उड़ना है। तो श्याओ बोलते हैं कि ये विश तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पति का जो है विश। फिर श्याओ अपने पावर की मदद से टाइम को रोक देती है और फिर फंग को लेके आसमान में उड़ने लगती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पर रुको ज़रा, एपिसोड यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ टाइम बाद एक डिलीवरी मैन आता है जो फंग के घर में डिलीवरी करने के लिए आया होता है और दरवाज़ा खोलता है 2 बच्चे और वो 2 बच्चे में से एक होता है फंग वेनवेन जो कि श्याओ और फंगली का बेटा होता है और दूसरी होती है फंग और श्याओ की बेटी फंग
तंग तंग, और उन दोनों के बड़े भैया होते हैं फंग लियांग लियांग, जो कि फंग और शियाओ की ही बेटा होता है। और जो पर्सल होता है वो उन लोगों के अंकल जियांग ने केप टाउन प्लैनेट उन लोगों के लिए भेजा था, परंतु पर्सल खोलते ही बॉक्स हवा में उड़ने लगता है। तो तंग तंग भी अपनी मम्मी की तरह पावर के यूज़ करके उसको पाने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो सामने नहीं आती है। तो वेन वेन भी अपनी मॉम की तरह अपने सिस्टम में चेक करके बोलता है कि इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, और तभी वहाँ तंग तंग बॉक्स को पकड़ने के चक्कर में गिरने वाली होती है, पर तो भी लियांग लियांग अपने मॉम की तरह पावर के यूज़ करके टाइम को रोक देता है और फिर दोनों मिलके उसको बचा लेता है। और तभी वहाँ पे घर में फंग और शियाओ भी आ जाते हैं, और वहाँ पे शियाओ को पता चलता है कि वहाँ पे जियांग ने उन लोगों के लिए पार्सल भेजा है। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटे को तो बिल्कुल भी जियांग पसंद नहीं थे। शियाओ उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि वहाँ पे एक न्यू तरीके की कैंडी होती है, और फिर वहाँ पे एक रिकॉर्ड भी होता है जियांग के, और वो सभी के लिए गिफ्ट देता है। वो तंग तंग को बोलता है कि तुम्हारे लिए यहाँ केप टाउन में एक प्रिंसेस ड्रेस बन रहा है। लियांग लियांग को बोलता है कि तुम्हें बड़े होकर फ्यूचर ग्रुप का CEO बनना है ना, तो फिर तुम्हें तो अच्छी मैथ्स आनी चाहिए। तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस एक कैलकुलेटर में तुम्हें भेजूँगा। और वेनन को बोलता है कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारे मैकेनिकल चीज़ें मैं भेजूँगा तुम्हारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। फिर शिया फंग के पास जाके पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो, तो फंग बोलता है कि नहीं। तो फिर वो दोनों कैंडी को चेक करते, परंतु उन दोनों को ये कैंडी कुछ खास पसंद नहीं आती है। फिर शिया बोलती है कि चाहे दुनिया में कितने भी खाने क्यों ना हो, परंतु मेरे लिए सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना तो वो होता है जो तुम मेरे लिए बनाते हो। और इधर दिखा दे कि शियाबू और फंगली अकेले में घूमने गए होते हैं, और वहाँ पे फंगली के सर में एक एप्पल रख के उसको मॉडल बना के शियाबू उसकी पेंटिंग बनाती है। और फिर जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो फंगली उस पेंटिंग को देख के एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि अगर यही पेंटिंग बनाना था तो फिर मुझे वहाँ पे मॉडल बना के बिठा क्यों दिया। पर फिर भी वो तारीफ़ ही करता है, और शियाबू बोलती है कि मैं चाहे कोई भी ड्राइंग बनाऊँ तो हमेशा उसकी तारीफ़ ही करते रहते हो, कभी कोई ओपिनियन भी तो दे दिया करो। तो फंगली बोलता है कि क्योंकि तुम जो भी करते हो मुझे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। फिर इधर दिखाते हैं कि बच्चे उस गिफ्ट बॉक्स को लेके लड़ने लगते हैं, और लड़ते लड़ते अचानक से वेन गायब हो जाता है, और फिर सभी लोग वेन को ढूंढने लगते हैं। तो फिर वो देखते हैं सब लोग कि वेन तब वहाँ पे कछुआ बन चुका होता है। फिर उसको भी आइस क्यूब में रख के उसको ठंडा किया जाता है, और तब तक उसकी मम्मी डैडी भी आ चुकी होती है और उसकी वेट कर रही थी ह्यूमन बनने की। फिर वो ह्यूमन बन जाती है। तो वहाँ पे उसकी मम्मी मतलब कि शियाओबू बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, क्योंकि हमारे जेंस में एक स्पेशल चीज़ है जिससे हम लोग ज़्यादा इमोशनल होने से कछुआ बन जाते हैं। और वहाँ पे न्यू ईयर होने में बस 5 मिनट बाकी हुए थे, तो सभी लोग अपने अपने न्यू ईयर विश के बारे में बोल रहे थे। तो फंगली शियाओबू से बोलते हैं कि हमारे वेन के और भी ज़्यादा भाई बहन होने चाहिए, हमें फंग से भी आगे निकलना है। तो ये सुन के फंग शियाओ से बोलता है कि आज बच्चों को जल्दी सुला देना। फिर सभी लोग फायरवर्क्स देखते देखते काउंटडाउन करते हैं, और फिर वहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है। सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। यहाँ पे फंग शियाओ से पूछता है कि तुम्हारी न्यू ईयर विश क्या है। तो शियाओ बोलते हैं कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी ये हैप्पी स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू होती रही और हमारी सीज़न 3 भी आए। तो फंग बोलता है कि आई होप कि तुम्हारी ये विश ज़रूर पूरा हो। और इसी के साथ ये सीज़न भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर सीज़न 3 भी आप लोगों को चाहिए तो फिर कमेंट में ज़रूर सीज़न 3 लिखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लगे इसके ऊपर भी एक कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के ही बताए हुए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।